नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में ईडी की ओर से पेश किए गए परिवाद पत्र के बाद राइस मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के जमानत आवेदन पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। ईडी की विशेष कोर्ट में दोनों प्रकरण पर पिछले हफ्ते तर्क प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन ईडी की ओर से समय दिए जाने का अनुरोध किया गया, जिसे अदालत में स्वीकार करते हुए सुनवाई 7 दिन के लिए आगे बढ़ा दी गई। शनिवार को दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायाधीश ने जमानत पर 7 अगस्त तक के लिए फैसला सुरक्षित रखने का आदेश सुनाया है। फिलहाल रोशन चंद्राकर जेल में बंद हैं। तो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम केस के आरोपी दीपक दुआरी की जमानत याचिका विशेष कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी है। ईओडब्ल्यू के वकील ने बताया कि जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस के बाद विशेष न्यायाधीश ने जमानत देने से मना कर दिया और याचिका रद्द कर दी। बता दें कि दीपक दुआरी पर अपने साथियों के साथ नकली होलोग्राम लगाकर अवैध शराब सप्लाई करने का आरोप है। इधर इंदौर के बड़ा गणपति स्थित शारदा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के पास मोबाइल मिला था, जिसके बाद स्कूल की एक शिक्षिका ने छात्राओं के कपड़े उतरवाकर तलाशी ली थी। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल में छात्रा मोबाइल लेकर आई थी। इसके बाद कुछ छात्राओं की तलाशी ली गई थी, लेकिन किसी भी छात्रा के कपड़े उतरवाने की बात सही नहीं है। फिर भी परिजनों की शिकायत के बाद जांच की जाएगी। शिकायत उन्होंने कही कि बच्चों के साथ चेकिंग करी है। उनका कहना है कि कपड़े उतारे, बाकी मैडम ने एक जनरल चेकिंग, एक बच्ची के पास छोटा सा मोबाइल निकला। तो कल हमें जब पत्र मिला है, उसके बाद हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी सूचना देंगे और जो भी होगा हम बच्चों के हित में ही करेंगे। तो वहीं एमपीपीएससी के 22 जून को वायरल हुए फर्जी पेपर मामले में पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने ही टेलीग्राम पर सबसे पहले फर्जी पेपर अपलोड किया और उसके एवज में कुछ छात्रों से रुपए भी ले लिए थे। आरोपी 10वीं कक्षा का छात्र है, जो कि नेट परीक्षा में भी इस तरह से पेपर अपलोड कर चुका था, जिसके बाद उसे सीबीआई और आईबी ने भी पूछताछ की थी। दरअसल 22 जून को एमपीपीएससी परीक्षा से एक दिन पहले टेलीग्राम पर कुछ ग्रुप बने और उसमें एमपीपीएससी के पेपर लीक होने की बात कही गई। हालांकि परीक्षा होने के बाद ये पेपर फर्जी निकले थे, जिसे लेकर एमपीपीएससी के अधिकारियों ने संयोगितागंज थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। 20 से 22 जून के बीच में एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिस पर एफआईआर रजिस्टर की गई थी। पीपीएससी लीग पेपर 2024 के तहत टेलीग्राम पर एक साइट बनाई गई थी, जो आइडेंटिफिकेशन हुई झालावाड़ में एक नाबालिग स्टूडेंट जो 10वीं क्लास का छात्र है उसके रूप में हुई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि उसी के द्वारा इस तरह का बनाया गया था, जो क्या है नोटिसेबल अपराध है। तो इसमें उसके पूछताछ की जाकर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में कुछ घंटों की बारिश के बाद कुछ इलाकों में भीषण जलभराव हो गया है। खुशहालपुर और प्रोफेसर कॉलोनी के कई सेक्टर में सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया है। इलाके के कम से कम 500 घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। वहीं जलभराव से लोगों का राशन और लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया है। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। घंटों की बारिश ने रायपुर नगर निगम के दावों की फिर से एक बार पोल खोलकर रख दी है। रायपुर का प्रोफेसर कॉलोनी इलाका, जो हर साल जलभराव होता है, शीतलापारा कुशालपुर, आपको बता दें यहाँ पर देखिए कितना जलभराव हुआ। नालियां डूब गई हैं, लोगों के घरों में कई फीट तक पानी है, कई मरीज अंदर फंसे हुए हैं। आपको अंदर का हम नज़ारा लेके चलते हैं घर में, जहाँ पर मरीज भी है। रायपुर नगर निगम की आपदा प्रबंधन की टीम बताया जा रहा है कि आई है, लेकिन अभी तक हमें फिलहाल टीम दिखाई नहीं दी है। तो देखेंगे आप घर में अंदर घुटने तक पानी भरा हुआ है। किचन का सामान है, आप देखिए अभी भी जो है डूबा हुआ है। तमाम मटके आप देख लीजिए, गंजी है और तमाम चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें डूब गई हैं। राशन ऊपर चढ़ा के रखना पड़ रहा है। मशीन ऑक्सीजन लगा है आपको। ये सुबह कितने बजे घुसा पानी है? वो तो 10 बजे से। 10 बजे से अभी तक नगर निगम की टीम आई है? नहीं आई। देखिए आप, इन्हें ऑक्सीजन लगा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन मशीन है। क्या दिक्कत है भैया आपको? सांस की दिक्कत है। दीदी कितने बजे पानी आया और कोई प्रशासन से मदद आई है अभी तक? नहीं, कोई मदद नहीं सर, कोई मदद नहीं आया है। क्या क्या नुकसान हुआ है अभी तक? ये पूरा सब खराब हो गया, सोफा पलंग सब।
कितनी पानी भरी हुई है घर में, उस परिवार कितनी पीड़ित है। उपाय क्या है वो बताइए। उपाय इनके लिए शासन प्रशासन मिलकर यहाँ पे विचार लाए और इनका प्रस्ताव बनाकर ये पानी ऊपर से डिवाइड करें, नाला, बड़ा नाला बनाकर इसको जगह जगह डिवाइड किए जाने पर ही समस्या दूर होगा। यदि वो डिवाइड नहीं करता। बात बताइए, महापौर जाटेवर कांग्रेस के हैं, आप भी कांग्रेसी महापौर हैं, ये 5 साल में तो हो जाना था, दूसरा 2 बार से और कांग्रेसी महापौर, इसमें कोई विचार नहीं करता क्या कोई कि राज्य सरकार से मदद नहीं मिल रही? राज्य सरकार से मदद नहीं मिली इसके लिए। और जब महापौर जी यहाँ पे जब पहले बार महापौर बना तो पहली बार इसमें उनको हम जानकारी दिए कि भैया आप आ जाइए, यहाँ पे पानी भरा हो चुकी है। महापौर जी आए, दूसरे दिन पूरा टीम विभागी को लाए यहाँ पे, एनएच से लेकर पीडब्ल्यूडी, नगर निगम नहीं होगा, नाला निर्माण किया गया है रिंग रोड वालफोर्ड सिटी के रूट में, और वो नाला अच्छी तरह था कि अपन क्रॉस भी किए 3 जगह रिंग रोड से, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ आज तक। खैर, IBC 24 लगातार इस मामले पे कवरेज कर रहा है, जिम्मेदारों से सवाल भी पूछेगा ताकि लोगों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। तो 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 30 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश में सीजन की 55% यानी एवरेज 19.7 इंच बारिश हो चुकी है। मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से सिस्टम स्ट्रांग है। यह सिस्टम 5 अगस्त तक पूरे प्रदेश को तरबतर करेगा। विदिशा जिले का हलाली डैम लगातार बारिश से लबालब हो गया है। डैम को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुंच रहे हैं। सीहोर में सीवन नदी उफान पर है। नदी पर बने करबला पुल और बकरी पुल पर झरने जैसा नजारा दिख रहा है। रायसेन में बारना नदी में बने बांध की 6 गेट खोले गए, जिसे 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। प्रदेश में आने वाले 24 घंटे में इतनी अच्छी वर्षा एक्सपेक्टेड है और अनेक जगहों पे जो है अपने को भारी वर्षा हो सकती है और कहीं कहीं जो है अति भारी वर्षा और कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना बनी हुई है। तो इधर छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मूसलाधार बारिश से नदी नाले और सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन रही है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है और लोगों पर खतरा भी मंडरा रहा है। हम आपको तस्वीरों के जरिए छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद की हालात दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर बलरामपुर से आप देख रहे हैं, राजपुर इलाके की है, जहां गेयूर नदी पूरी तरह से उफान पर है। यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। वहीं ये तस्वीर भी बलरामपुर की ही है। कड़ियाडी स्टॉप डैम लबालब भरा हुआ है। प्रशासन निचली बस्तियों के लोगों को बाहर निकाल रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वाड्रफ नगर की। यहाँ जलभराव से परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है। बारिश के कारण 15 गाँव में ब्लैकआउट की स्थिति है। वहीं ये तस्वीर रायगढ़ शहर की है, जहाँ नगर निगम के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है। अब सूरजपुर जिले की तस्वीर भी आप देखिए। ओरगी ब्लॉक के चिकनी गांव में वेनिका पावर प्लांट के 9 गेट नहीं खुलने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अमला और DDRF की टीम मौके पर मुस्तैद है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे गांव भी टापू में तब्दील हो गया है। बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। हम आपको मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आप बारिश से बाढ़ के हालात को समझ सकेंगे। पहली तस्वीर रायसेन जिले की है, जहां नगर से लेकर गांव की हालत बेहद दयनीय है। नदियों में उफान है। तेज धार में एक युवक भी बह गया था, जिसका रेस्क्यू किया गया। दूसरी तस्वीर विदिशा की है। यहाँ बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भोपाल डैम के गेट खोले जाने के बाद जलस्तर और भी बढ़ेगा। तीसरी तस्वीर मंडला के सहस्त्रधारा के पास नर्मदा नदी की है। वहां भी भारी उफान है, फिर भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। इधर डिंडौरी में भी कांवड़िए अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती नदी को पार कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं सिंगरौली की तस्वीर। यहाँ नगर निगम इलाके के कई घरों में पानी भर गया है। बरगवा में एक महिला बह भी गई। ये तस्वीर भी सिंगरौली की ही है, जहां NCL कोयला खदान से निकली मिट्टी लोगों के घर और खेतों में जा रही है। और अब न्यायधानी जबलपुर की तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां बरगी बांध के 7 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। इधर जबलपुर में ही नर्मदा की सहायक नदी परियट भी उफान पर है। यहां पर भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। देखिए किसानों की कंपनी
मध्य प्रदेश में बीजेपी पहली बार चुनकर आए मंत्री और विधायकों को कामकाज से संबंधित ट्रेनिंग देने की तैयारी में है। इसके लिए संसद सत्र के बाद बीजेपी के सीनियर मंत्री पहली बार के 13 मंत्रियों को सत्ता चलाने के गुर सिखाएंगे। इस ट्रेनिंग में मंत्री और विधायकों को सरकार और प्रशासन के साथ तालमेल बिठाने और सिस्टम की बारीकियां सिखाई जाएंगी। इसके साथ ही पहली बार के मंत्रियों को ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करने के तौर तरीके भी सिखाए जाएंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी अपने पहली बार के 44 विधायकों की क्षेत्र में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उन्हें विकास कार्यों की मॉनिटरिंग और फॉलोअप को लेकर भी प्रशिक्षित करेगी और मंत्रियों को विभागीय कामकाज, बजट की बारीकियां समझाने के लिए विशेषज्ञों की टीम भी आएगी जो उन्हें ट्रेनिंग देगी। जहां बीजेपी अपनी सरकार और संगठन को अपडेट करने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी की ट्रेनिंग की तैयारियों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति में सदैव प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण अंग रहा है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस वर्ष भी हमारा प्रशिक्षण विभाग विभिन्न कार्यकर्ता श्रेणी को प्रशिक्षण आयोजित करेगा। बैठक और विश्राम भाजपा के 3 ही काम, और इसमें एक प्रशिक्षण और जुड़ गया है। हर रोज नए नए प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस देने के लिए आप इस दिशा में तो काम कीजिए ताकि जनता को राहत मिल सके। उनके प्रशिक्षण देने से क्या है, प्रशिक्षण की आवश्यकता तो अभी मैं समझता हूँ सरकार को है कि जनता के काम करने में आगे आए। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन विस्तार, फेरबदल और नई नियुक्तियों की चर्चा के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले दीपक बैज ने कहा कि दिल्ली में उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से होगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत करने की पर भी चर्चा की जाएगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने दीपक बैज के नेतृत्व में लड़ा है, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। परिणाम को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने मंथन किया, लेकिन इस हार के लिए किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। माना जा रहा है कि आने वाले निकाय चुनाव से पहले बैज अपने हिसाब से संगठन में फेरबदल कर सकेंगे। साथ ही इस महीने के अंत तक कांग्रेस संगठन में रिक्त पदों पर नियुक्ति होने की संभावना है। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को, संगठन को हम लोग निकाय चुनाव से पहले दुरुस्त कर लें, मजबूत कर लें। इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे और जो भी बेहतर हो सके उसको बेहतर करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही नवनिर्मित हवाई अड्डे पर मीडिया से चर्चा के दौरान पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी जताया। सिंधिया के दौरे में क्या कुछ खास रहा, देखिए रिपोर्ट। सिंधिया का 2 दिवसीय ग्वालियर दौरा, ग्वालियर आगरा 6 लेन का सपना पूरा, ग्वालियर को 10,000 करोड़ की सौगात, डबल इंजन की सरकार, विकास जोरदार। डबल इंजन की सरकार में ग्वालियर विकास की राह में तेजी से अग्रसर हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माने तो पिछले कुछ महीनों में ही 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट से ग्वालियर आगरा 6 लेन हाईवे को मंजूरी मिल गई, जिसकी लागत 4,613 करोड़ है। इसके साथ इन्होंने अपने मंत्रालय को लेकर दावा किया कि मार्च 2025 तक BSNL के 1 लाख 4G टावर लगाए जाएंगे। शायद विश्व का ये कीर्तिमान होगा कि 16 महीने में 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट 600 करोड़ रुपए की लागत की इस भव्य रूप धारण की है। ये प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका प्रोत्साहन है। 500 करोड़ रुपए का भव्य रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। अपने दौरे में सिंधिया मुरैना जिले के एती गांव स्थित शनिदेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शनिदेव के दर्शन कर पूजा की। इसके बाद भिंड रोड पर निर्माण हो रहे फोर्ट द्वार का निरीक्षण किया। इसके बाद वैशाली नदी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां माधवी राजे सिंधिया के नाम से पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सभी कार सेवकों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 1 महीने तक कड़ी मेहनत कर मुरार नाले को दोबारा नदी के रूप में स्थापित किया। मुरार नाले को दोबारा नदी के रूप में स्थापित करने का कदम लिया है। योगदान पूरे शहर में स्वर्ण रेखा नदी पर, मुरार नदी पर हमें स्थापित करना होगा और इसके लिए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा।
ग्वालियर प्रवास के दौरान सिंधिया ने ISBT के साइट स्थल, एलिवेटेड रोड फेज 1, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पुनर्निर्माण, MLCP और गवर्नमेंट प्रेस के जीर्णोद्धार के कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान आला अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को ये साफ तौर पर कहा कि ये प्रोजेक्ट उनके प्रयास से शुरू हुए हैं, ऐसे में इनके निर्माण को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो ग्वालियर की नैरोगेज ट्रेन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। यह हालत तब है जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसे ग्वालियर शहर में चलाने की मांग करते हुए रेलवे मंत्रालय को कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं। लेकिन अब नैरोगेज ट्रेन के इंजन के साथ साथ ट्रेन के डिब्बे भी जा रहे हैं, जो भुवनेश्वर, रेवाड़ी, बेंगलुरु और चित्तरंजन शहर की शोभा बढ़ाएंगे। इस पूरे मामले को IBC 24 ने प्रमुखता से उठाया था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि नैरोगेज ट्रेन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने स्वीकृति दिलवाई थी। उसके बाद रेल मंत्रालय और मंत्री जी से चर्चा हो रही है। नैरोगेज ट्रेन के डिब्बे और इंजन खराब ना हो, इसके लिए उनके रखरखाव के लिए बाहर भेजा जा रहा है। हमारी ये चर्चा हो रही है रेल मंत्रालय से कि पुराना जो हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, नैरोगेज के डब्बे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्वालियर में एक थोड़ा टूरिज्म का सर्किट उसके आधार पर बन पाए, लेकिन जब तक वो नहीं बन पाएगा उन डब्बों को कहीं और इस्तेमाल करने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं ताकि उनका रखरखाव भी हो। तो वहीं बिलासपुर नगर निगम के परिसीमन के लिए जारी अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि आपत्तियों का निराकरण किए के बिना अधिसूचना जारी कर दी गई, साथ ही और भी अनियमितताएं हैं। इस कारण परिसीमन रद्द कर पहले की तरह ही निगम चुनाव कराए जाएं। याचिका में कहा गया है कि शासन द्वारा पूरे प्रदेश में परिसीमन के लिए दिशा निर्देश जून में दिए गए। तो वहीं बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी ने इसका विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि बिना जरूरत के परिसीमन करना उचित नहीं था। इसके बाद भी शासन ने हड़बड़ी में और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दावा आपत्तियों को दरकिनार कर अधिसूचना जारी कर दी। याचिका में अधिसूचना पर रोक और पूर्व के परिसीमन के आधार पर ही आगामी निगम चुनाव करवाने की मांग की गई है। वहीं अंबिकापुर में परिसीमन को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल नगर निगम में आगामी चुनाव को लेकर परिसीमन जारी होने के बाद दावा आपत्ति मंगाई गई थी, जिसके बाद कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों ने करीब 125 से ज्यादा दावा आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन इन दावा आपत्तियों का निराकरण किए बिना ही परिसीमन जारी कर दिया गया, साथ ही इसे गजट नोटिफिकेशन में शामिल भी कर दिया गया। वहीं इसको लेकर फिर एक बार महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने आपत्ति दर्ज कराई है और इसके खिलाफ न्यायालय कोर्ट जाने की बात कही है। महापौर का साफ तौर पर आरोप है कि 2019 में परिसीमन किया गया था और इसके बाद जनगणना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ना ही वार्डों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही महापौर ने प्रदेश सरकार पर मनमाने तरीके से परिसीमन करने का आरोप लगाया है। जब 2019 में जो परिसीमन हुआ था कांग्रेस सत्ता के समय में, उसमें कहीं पे भी किसी के साथ में गलत वो नहीं किया गया था। हम लोग पुनः माननीय न्यायालय के शरण में जाना चाह रहे हैं क्योंकि अधिनियम का पालन नहीं किया गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर को शिक्षा सत्र 2024 से 25 के लिए 125 सीटों की अनुमति दे दी है। साथ ही दाखिला कोटा भी जारी कर दिया है, जिसके तहत राज्य कोटे में 104 सीट, ऑल इंडिया में 18 और सेंट्रल पूल में 3 सीट का प्रावधान किया गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने नए शिक्षा सत्र में दाखिला की अनुमति के लिए जरूरी दस्तावेज MIC को भेजा है, जिसके बाद ही MIC ने 125 सीटों का आवंटन किया। बता दें कि आगामी 30 अक्टूबर को दाखिले की अंतिम तिथि है। हालांकि प्रथम और द्वितीय चरण का दाखिला पूर्ण होने के साथ ही कक्षाएं चालू कर दी जाएंगी। 125 जो सीटें उसका वर्गीकरण में 104 स्टेट कोटे की सीट होती हैं और 18 ऑल इंडिया कोटे की और 3 सेंट्रल पूल की। इस प्रकार कुल 125 सीटें होती हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों के लिए ही 14 अगस्त से प्रारंभ होगा और उसके बाद 30 अक्टूबर 4 चरणों में यह प्रवेश प्रक्रिया संपादित की जाएगी, जिसकी अंतिम तिथि 30 अक्टूबर की होगी।
राजधानी रायपुर के चोकरधानी में तत्वम क्लब की ओर से महिलाओं के लिए भव्य सांझ सिंधारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। आयोजन में खाने पीने से लेकर मनोरंजक खेल और नृत्य का शानदार नजारा देखने को मिला। ये तस्वीर राजधानी रायपुर के चोकरधानी की है, जहां सांझ सिंधारा का पहली बार इतना भव्य आयोजन हुआ। तत्वम क्लब ने महिलाओं के लिए खास कर ये आयोजन किया, क्योंकि महिलाएं जो परिवार से दूर हैं या फिर इस बिजी लाइफटाइम में पुरानी परंपरा को नहीं निभा पाती, ऐसी महिलाएं इस आयोजन में पहुंची और इस आयोजन का जमकर लुत्फ उठाया। सिंधारा में बेसिकली फीमेल्स श्रृंगार करती है, घूमने फिरने जाती है, मस्ती करती है। तो ये अपने जो हम पहले करते थे और न्यूक्लियर फैमिलीज होने के कारण हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, सो हम अपनी पारंपरिक त्योहारों को वापस से रीवैम्प कर रहे हैं थ्रू दिस कम्युनिटी इवेंट। सिंधारा आज पहली बार रायपुर में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े उत्सव को मनाया गया है, सिंधारा किया गया है, लेडीज़ को पैम्पर किया गया है। वी होप सबको बहुत मज़ा आया। सांझ सिंधारा के मौके पर महिलाओं को स्पेशल ट्रीट किया जाता है, बात चाहे खाने पीने की हो या फिर शॉपिंग या गिफ्ट्स की। इस आयोजन में वो सब कुछ था जो महिलाओं को उनके मायके या ससुराल में मिलते हैं। तत्वम क्लब के सांझ सिंधारा के इस आयोजन में महिलाएं इसे देख काफी उत्साहित नजर आई। सावन का सिंधारा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत हमारे पुरातन से आप बोलेंगे तो होती जा रही है। शुरुआत हुई थी शिव जी और पार्वती जी का जब रिश्ता पक्का हुआ था, तब से ये एक चला आ रहा है। इस तीज में हम घर की बहू बेटियों सबको हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं। हम उनके पसंद की चीज़ बनाते हैं, उनको उनके पसंद की चीज़ें दिलाते हैं। तो इसे हम एक बहुत ही लार्जर पिक्चर में पूरे रायपुर में हम अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्लब ने ये आयोजित किया है लेडीज़, खासकर लेडीज़ लोगों के लिए, आके मेहंदी लगाएं, झूला झूलें और कार्यक्रम और अलग अलग डांस करें। सांझ सिंधारा के इस आयोजन में सबसे आकर्षण का जो केंद्र था वो था झूला। इन झूलों पर झूलते हुए महिलाओं ने जमकर मस्ती की, साथ ही इन यादगार लम्हों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करती हुई भी नजर आई। आयोजन में टैरो कार्ड, लाख की चूड़ियां, गेम्स, मेहंदी, कपड़ों का स्टॉल और राखी के स्टॉल महिलाओं को खूब पसंद आ रहे थे। पहली बार ऐसे आयोजन में शामिल हुई महिलाएं और बच्चे काफी एक्साइटेड थे। बच्चे भी अच्छा खेल रहे हैं, लेडीज आर एंजॉयिंग द इवेंट, द शॉपिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। वेरी नाइस इवेंट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तत्वम ने इसको सोचा। सिंधारा कोई नहीं करता है रायपुर में एंड आई थिंक दिस इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मेरी अभी डॉटर भी यहीं पे थी, शी इज़ 3 months ओल्ड, उसका फर्स्ट सिंधारा था। आई गॉट हर हियर, इतने सारे लोग हैं, द वाइब इज़ सो नाइस, डेकोर इतना अच्छा है। आई थिंक इससे बेटर वे हो ही नहीं सकता है। मेरा मतलब फ्रेंड ग्रुप है और मेरी मम्मी लोग आई हैं, ये मेरी फ्रेंड ग्रुप के मेंबर है। तो आपको मजा आ रहा है यहाँ पर? हाँ। इस आयोजन में शानदार नृत्य की भी प्रस्तुति दी गई, जिसमें सूरत से पहुंचे कलाकारों ने मनमोहक नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। वहीं तंबोला और लकी ड्रॉ के माध्यम से महिलाओं ने कई प्राइज भी जीते। मिल गई है और हम आए हैं सूरत से। मेरा नाम है ऋतु, ये मेरी टीम है एंड हम माय कंपनी इज नोन एज ऋतु's डांस स्टूडियो। इट इज़ द सोशल मीडिया लव एंड रीच दैट हैज ब्रॉट अस हियर। सो यहाँ बैठे कई लोग मुझे जानते हैं वाया इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया एंड दैट इज हाउ दे कम टू नो मी एंड दे गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी, दे इनवाइट अस ओवर। तभी हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के चोकरधानी में और यहाँ पर हो रहा है तत्वम क्लब द्वारा आयोजन सांझ सिंघारा का। और सबसे खास बात कि सांझ सिंघारा में जो है महिलाएं अपने मायके या फिर ससुराल में खूब इंजॉय करती हैं, उनकी मनपसंद चीज़ें होती हैं, उन्हें झूला झुलाया जाता है और इन सब का बखूबी से यहाँ पर ख्याल रखा गया है, क्योंकि महिलाओं के पसंद का यहाँ पर खाना भी है। और सबसे खास बात कि महिलाओं के अलावा उनकी सास, उनकी मम्मी, ये सभी आई हुई हैं और साथ ही यहाँ के खूब सारे बच्चे भी। तो देखिए भीड़ तो देखकर आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर
जो लेडीज़ हैं उनको कितनी खुशी हो रही है, कितना मज़ा आ रहा है। और इस सिंघारे के में और क्या क्या होता है कि वहाँ पर महिलाएं अपने गिफ्ट मिलते हैं उनको, या तो ससुराल पक्ष से या फिर मायके पक्ष से, तो उनके लिए भी खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है। उनकी मनपसंद की सारी सामग्री यहाँ पर उनको मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर कपड़े का भी पूरा कलेक्शन है, ताकि जो महिलाएं हैं वो आए यहाँ एंजॉय करें, शॉपिंग करें। उनके पसंद के क्रॉकरीज यहाँ पर रखी हुई हैं, और साथ ही यहाँ पर जितना भी महिलाओं को पसंद होता है ख़ास तौर पर शॉपिंग करना, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और भाई कहीं भी महिलाएं जाएं और अपनी पसंद का खाना खरीदें ना, या फिर घर के लिए ले जाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर उनकी पसंद की हर चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, ताकि महिलाओं को अपने मायके का या फिर अपने ससुराल का जो है याद ना आए। हमने बहुत से लोगों को बात भी की है, तो उनका भी कहना है कि एक साल नहीं बल्कि हर साल होना ही चाहिए। तो चलिए हम भी ये प्रोग्राम एंजॉय करते हैं, आप भी कीजिएगा और आगे देखते रहिएगा IBC 24। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ मैं छाया चौधरी, IBC 24 रायपुर। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।